सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बताया आज फेस्टिवल है, होली है। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अपने घरों पे गए होंगे। अगर वो बाहर रह के पढ़ रहे हैं अपने घरों से तो अपने होम टाउन गए होंगे या अपने घरों पे ही होंगे, तो होली वगैरह खेलने में व्यस्त रहेंगे। तो शायद वो वीडियो ना देखें और सोचें कि आज वीडियो क्यों डाल दिया, आज तो छुट्टी होनी चाहिए। तो देखो ऐसा है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो तो हमें कवर करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में आप वीडियो ना देखो, पूरे 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले आप वीडियो देख लो। मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर लो। आज ना देखो, कल कवर कर लो, रात में कवर कर लो। आपके पास ऑप्शन है। मेरा काम है चीज प्रोवाइड कराना, फिर वो आपका काम है कि आपको कब उसे कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, आज ये जरूर है कि रिवीजन वाला वीडियो आज नहीं आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आती है आपको? ये जो दिन है हम वैश्विक स्तर पर टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। बात करें इस बार की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। अच्छा, अगर आप पूछना चाहो कि 24 मार्च को ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए 24 मार्च को हमने ये दिवस की डेट चुनी है। पहली बार इस दिवस को 1983 में मनाया गया था और ये बैक्टीरिया जनित बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको याद हो तो पिछले साल 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। तो अभी आपको याद रखना है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। चलो, मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मना लिए, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस। 20 मार्च को एक तो हैप्पीनेस डे और गौरैया दिवस। और 21 मार्च को एक तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये मार्च के आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। तो अवार्ड का नाम है सेरावीक लीडरशिप अवार्ड। अच्छा, ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और किसे मिला? तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। अच्छा, ये है कौन? तो पिछले साल जो कोप 28 का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो ये उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। वैसे आप जानते हो 2024 में कोप 29 का आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। बाकी देखो ऑप्शन देखो, डॉक्टर उमा रेले अभी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला इनको। और टीएम कृष्णा की बात करें तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। और प्रभा वर्मा की बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान इनको मिला इनकी पुस्तक रौद्र सात्विकम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? तो आंसर होगा यहाँ पे ब्राजील। तो 2+2 वार्ता में हमारे 2 मंत्री होते हैं और सामने वाला जो देश होता है उसके भी 2 मंत्री होते हैं। और ये 2 मंत्री कौन कौन होते हैं? एक होते हैं रक्षा मंत्री और एक होते हैं विदेश मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? आप सभी जानते हो, राजनाथ सिंह है। और विदेश मंत्री भी आप जानते हो, सुब्रमण्यम जयशंकर है। और अभी मार्च 2024 में ये वार्ता आयोजित हुई है और इन दोनों देशों के बीच में पहली बार ये 2+2 वार्ता हुई है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी 2-5 महीने पहले की बात है, यानी कि अक्टूबर 2023 में भारत और यूके के बीच में भी ये 2+2 वार्ता पहली बार ही हुई थी। वैसे भारत और किन किन देशों के साथ ये 2+2 वार्ता कर चुका है? तो एक तो आप जानते हो भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत रशिया और भारत ऑस्ट्रेलिया,
अभी भारत यूके हो गया और अब भारत ब्राजील हो गया। अब बात ब्राजील की है तो ये रहा मैप में ब्राजील, कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। यहाँ पे आपको अमेजन वर्षावन मिलेंगे जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है। और ब्राजील आपको याद होगा 2024 में G20 को होस्ट कर रहा है। वैसे ब्राजील ब्रिक्स का भी मेंबर है, लेकिन इस बार ब्रिक्स को होस्ट नहीं कर रहा। नियम के अनुसार करना चाहिए था पर नहीं कर रहा। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? फिर रशिया कर रहा है। और मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि ब्रिक्स को क्यों होस्ट नहीं कर रहा है ब्राजील, क्योंकि G20 को होस्ट कर रहा है ना, इसीलिए। तो इसीलिए वो दो को एक साथ नहीं होस्ट कर सकता, तो यही एक कारण है। अच्छा, ब्रिक्स में अभी 5 नए देश शामिल हुए, वैसे 6 होने थे। कौन सा नहीं हुआ? अर्जेंटीना नहीं हुआ। ये मैंने आपको हर बार बताया कि कौन कौन शामिल हुए, ये तो याद रखो ही सही, ये भी याद रखो कि कौन सा नहीं हुआ। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। और कौन कौन हो गए उसकी बात करेंगे। तो 5 देश हो गए हैं, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE। बाकी ब्रिक्स देशों का जो बैंक है, जिसे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हो, उसके नई हेड कौन है? तो उन हेड का नाम है दिल्मा रूसेफ और ये ब्राजील से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2035। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और अभी उन्होंने घोषणा की है कि 2035 से पेट्रोल से चलने वाली कारों को बैन कर दिया जाएगा। वहां पे पेट्रोल से चलने वाली कारें नहीं चलेंगी और उनकी जगह फिर कौन सी कारें चलेंगी? पता है आपको, बैटरी से चलने वाली कारें यानी कि इलेक्ट्रिक कारें चला करेंगी। कारण आपको पता ही है ऐसा क्यों? कार्बन एमिशन को कम करना, पॉल्यूशन को कम करना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिला दूं, पिछले साल भी हमने पढ़ा था यूके ने भी पेट्रोल और डीजल की कारों पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, पिछले साल हमने पढ़ा था कि यूके ने भी पेट्रोल और डीजल कारों पर बैन लगाने की घोषणा की है। कब से? 2035 से ही। अच्छा, 2035 से हमारा भी कोई लक्ष्य है क्या भारत का? तो आंसर होगा यस। हमारा लक्ष्य यह है कि हमें 2035 तक खुद का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करना है और 2040 तक मानव को चांद पर उतारना है। और हमारा नेट कार्बन जीरो एमिशन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। अच्छा, वैसे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना? फेम योजना। और इसका भी दूसरा चरण चल रहा था, फेम योजना सेकंड, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को। और फिर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सरकार अब इसकी जगह एक नई योजना लेकर के आ रही है। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। ये फेम योजना की जगह आ रही है, इसको ध्यान में रखना। बाकी हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कब का है? 2025 का है। अभी BPCL ने उसका जो स्पीड पेट्रोल है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था नीरज चोपड़ा को। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये भारत में फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए फ्यूल बना रहा है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इनको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रशिया और किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों के परेड में भाग लेने से मना कर दिया है या रोक लगाई है? तो आंसर होगा बेलारूस। तो आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसने घोषणा की थी कि रशिया और बेलारूस के जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट हैं, वो पेरिस खेलों के उद्घाटन समारोह और परेड में भाग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो उद्घाटन समारोह होता है, जो परेड होती है, उसमें खिलाड़ी को उसके देश के ध्वज के साथ चलना होता है। वहां पे उसके देश का नेशनल एंथम चल रहा होता है। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि रशिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया था और बेलारूस ने रशिया को जो सपोर्ट किया था, इसके कारण कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन दोनों देशों पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि इन देशों के जो खिलाड़ी हैं वो खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के बिना, व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया व्यक्तिगत खिलाड़ी के मतलब? कि जब भी अगर ये कोई मेडल वगैरह जीतेंगे तो उनके देश का न तो कोई ध्वज फहराया जाएगा, न राष्ट्रगान बजाया जाएगा। बात समझ में आ गई?
बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना होती है 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड और हेड है थॉमस बक। और इस बार का जो ये पेरिस ओलंपिक है, पहले तो याद रखना ये एक समर ओलंपिक है। कौन सा संस्करण है? 33वां है। और इसके बाद जो 34th नंबर का जो समर ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। पहला वाला कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस में। बाकी देखो बेलारूस की कैपिटल होती है मिन्स्क, करेंसी है बेलारशियन रूबल, और रशिया की जो कैपिटल है वो होती है मॉस्को, करेंसी है रूबल। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना, वैसे हम पढ़ चुके हैं इसे, कि पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने उद्घाटन समारोह में, फ्लैग बियरर कौन बने? तो इनका नाम है शरद कमल। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। और पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल है। कौन कौन से? ब्रेक डांस, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है? तो आंसर होगा परफ्यूज। तो आपको याद होगा 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था? वो कृत्रिम था, जो कि ओला के जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल उनका था। और अब दूसरा बन गया है परफ्यूज। परफ्यूज आपको बता दूं ये एक फिनटेक कंपनी है। और यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हो यूनिकॉर्न ये स्टार्टअप का बड़ा रूप है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो स्टार्टअप की वैल्यू जब $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। और उसी तरह से जब किसी यूनिकॉर्न की वैल्यू $10 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसे डेकाकॉर्न बोलते हैं। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग, यह भी डेकाकॉर्न बना था। अच्छा, वैसे कृत्रिम की बात हमने करी था, ये 2024 का पहला यूनिकॉर्न बना था। तो आप यूं भी कह सकते हो भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा है? तो वो यही है कृत्रिम। और अभी नवंबर 2023 में जो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग आई थी उसमें भारत तीसरे स्थान पे बताया गया था। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। वैसे स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी, रियल टाइम जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान याद रखना, ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को मिल सकेगा। तो इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता, उसके अवेलेबिलिटी के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन, उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट भी संभव हो सकेगा। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर हो गई, मुख्यमंत्री नए बन गए बीजेपी पार्टी के भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र। देखो यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है, और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। और अभी राजस्थान में आपको टोटल 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और अभी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भी बन गया है। वैसे भी राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर बने थे वासुदेव देवनानी। आपको याद होगा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जयपुर में। और राजस्थान के कई प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला था, जैसे कि उदयपुर की कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट को, बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प को, बीकानेर की उस्ता कला शिल्प को और जोधपुर की बंदेज शिल्प को। अभी राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली पछुआई पेंटिंग को भी GI टैग मिला था। और पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर में, जिसको जीता था महाराष्ट्र ने। और देश का पहला गिग वर्कर्स बिल ये पारित किया था राजस्थान ने ही। उसी तरह से राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था राजस्थान। उसके अलावा नंदनी गुप्ता का नाम याद रखना, ये कोटा राजस्थान से थी और मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता। बाकी आपको याद होगा अभी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, ये भारत और UAE के बीच में हुआ राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अभी पहली बार सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज हमने किया, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने अभी वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया पोखरन राजस्थान में। उसके अलावा राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले का आयोजन होता है। अंतरराष्ट्रीय मरु फेस्टिवल होता है जैसलमेर में और ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। और मोदी जी ने, आपको याद होगा, राजस्थान के सीकर से यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था।
ये मृदा में सल्फर की कमी को दूर करेगा। तो इन सब कारण से राजस्थान न्यूज में था, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भाषा नेट पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने अभी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के ये भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट तक पहुंच में भाषा अवरोध उत्पन्न न करें। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट तक पहुंच में भाषा अवरोध को रोकना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हिंदी और जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो इंटरनेट को यूज न कर सके, यानी कि डिजिटल समावेशीकरण हो सके, यही इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है। अच्छा, अभी कई सारे पोर्टल एप्लीकेशंस हम लोगों ने न्यूज में पढ़े थे, सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे है कि अभी सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उस एप्लीकेशन का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर दो आप। तो आइदा पोर्टल को लॉन्च किया आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एनकोर एप्लीकेशन लॉन्च किया, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया और अभी नो योर कैंडिडेट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। और भूमि राशि पोर्टल इसको सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया। ई अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे पोर्टल लॉन्च किए थे, सुस्वागतम पोर्टल, सुपेस पोर्टल, फास्टर पोर्टल, सुवास पोर्टल। निदान पोर्टल इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया। वस्त्र मंत्रालय ने पाट मित्रों नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया। उसके अलावा इसरो ने फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। संदेश एप्लीकेशन इसको अर्धसैनिक बलों के लिए लॉन्च किया गया। संचार साथी पोर्टल आईटी मंत्री हमारे जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने लॉन्च किया। ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। संभव पोर्टल भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए इसको लॉन्च किया था। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अनुवादिनी नाम से एक एआई आधारित ऐप लॉन्च किया था। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा उसका यही उत्तर है, अनुवादिनी। और अभी चक्षु नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था दूरसंचार विभाग ने, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? तो आंसर होगा मॉरिटानिया। तो मॉरिटानिया की कैपिटल है नोआकचोट, जहां पे भारत और मॉरिटानिया ने अपना पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कृषि और पेयजल में सुधार हो सके, विकास हो सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और हमने इसके लिए इस देश को $21.8 मिलियन की राशि भी दी है, बहुत कम ब्याज दर पे, बहुत कम इंटरेस्ट पे। अच्छा, ये मॉरिटानिया देश कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। आप मैप में देखो, ये रहा मॉरिटानिया। कैपिटल हमने कहा नोआकचोट होती है। करेंसी क्या है? मॉरिटानियन ओगुया। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम है नॉक्टिस, इसकी खोज ये किस ग्रह पर हुई है? तो आंसर होगा मंगल ग्रह, यानी कि मार्स। तो अभी मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर नॉक्टिस ज्वालामुखी की खोज की गई है। ये कितना ऊंचा है? लगभग 9000 मीटर ऊंचा है। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है ये ज्वालामुखी। और आप कह सकते हो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसका जो क्षेत्रफल है यानी कि कितने एरिया पे ये फैला हुआ है, तो 450 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो नाम याद रखना क्या है? नॉक्टिस है। कहां पर है? मंगल ग्रह पर है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे ज्वालामुखी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये स्टैटिक प्रश्न है और इसमें से अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपका ज्वालामुखी वॉल्केनो से संबंधित जो एक पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्स है, ये आपको इक्वेडोर में मिलेगा। और ये बताओ वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? यानी कि मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये आपको इटली में मिलेगा। और एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर है। वैसे इटली में आपको एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है। और विसुवियस ज्वालामुखी भी आपको इटली में ही मिलेगा। बाकी भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर है। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में।
किलायू ज्वालामुखी की बात करें, मोना लोआ ज्वालामुखी, ये आपको अमेरिका में मिलेगा हवाई द्वीप पर। और क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेर्रापी हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया और सेमेरू ज्वालामुखी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर न्यूज में रहते हैं। ये आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे। अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प, वाटर वेपर। ये अच्छा प्रश्न है। और रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को ही कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा साइमन हैरिस। फिर पूछा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया? 23 मार्च को। फिर पूछा, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई, उसका नाम क्या है? पुष्पक विमान। फिर पूछा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का सीएमडी किसे चुना गया? गिरिजा सुब्रमण्यम को। फिर पूछा, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। फिर पूछा, स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। फिर पूछा, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नागालैंड में। फिर पूछा कि मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो 6 को। फिर पूछा, वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। और आखिरी प्रश्न था कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।